गुड आफ्टरनून टू ऑल। बच्चे, आप सभी ने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और रेस्पिरेशन इन प्लांट के डिफरेंट पार्ट को आप सभी ने समझा है और उसको पढ़ा है। आज की वीडियोस में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसा कि मैंने बताया भी था कि प्लांट्स की रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद हम सभी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नई टॉपिक respiration in human being. Respiration is the both external or internal. The taking in giving out of the air is called the external respiration. That is also the known as the breathing. जो respiration, ऐसे respiration जिसके द्वारा taking in and giving out of the air, मतलब एयर का लेना और एयर को बाहर निकालना। तो कैसे एयर को ऑक्सीजन रिच एयर को टेकिंग करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आउट करना ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग is the process by which the oxygen rich air is the taken in and the carbon dioxide rich air is given out with the help of the different respiratory organ. The taking of the air rich in oxygen is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation. और both process inhalations and exhalation कंबाइंड रूप से हम लोग इसको ब्रेथिंग कहते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग समझे ब्रेथिंग रेट। द नंबर ऑफ द टाइम अ पर्सन्स ब्रेथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रेथिंग रेट। एक मिनट में जितनी बार पर्सन्स जो ब्रेथ करते हैं तो उसको ब्रेथिंग रेट कहा जाता है। दैट मीन्स द नंबर ब्रेथ पर मिनट। और ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एक जो हेल्दी जो पर्सन होते हैं वो लगभग एक मिनट में 14 टाइम्स वो ब्रेथ करते हैं। बट द हेवी एक्सरसाइज इन रनिंग एंड अदर वर्किंग्स जो पर्सन्स हैं उनकी ये ब्रेथिंग जो रेट होती है वे इंक्रीज कर जाता है, बढ़ता है। व्हेन ए पर्सन्स नीड मोर एनर्जी he breathes faster, more oxygen is supplied to the cell, and more food is broken down, and more energy is released. Okay? Next, how do we breathe? The respiratory system help in breathing. The main part of the respiratory system are the nostril, nasal cavity, windpipe, lungs, and diaphragm. यदि आपसे पूछा जाएगा नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो आप सीधी इस बात को आपको पता हो गया कि नॉस्ट्रिल, दैट मीन्स बी नेजल ओपनिंग, नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द रिब केज एंड द मस्कुलर सीट बिलो द चेस्ट कैविटी इज नोन एज डायफ्राम। ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज इन साइज। जैसे ही हम लोग श्वास को लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होगी, बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है। एंड द डायफ्राम मूव डाउन, और डायफ्राम उस समय क्या होता है, नीचे की ओर मूव करता है। एंड एयर इनटू द लंग्स, और हवा जो है, एयर जो है वो लंग्स में प्रवेश करता है। ड्यूरिंग एक्सलेशन the breathing out, the chest cavities are reduced in size and diaphragm move up and air is pushed out of the lung. This is the mechanism of the breathing. Now the process of the respiration, हम लोगों ने इस चीज को जानकारी किया है, आपको बताया है कि इसमें आप देखेंगे नेजल कैविटीज, नेजल ओपनिंग के बाद की जो भाग होती है, बड़ी चौड़ी भाग, उसको नेजल कैविटी कहा गया। इट इज अ फेरिंग्स, हियर इट इज अ वॉल्व लाइक द
structure that is known as the glottis, and the lower part of the glottis is known as the larynx, and it is a ring like the structure that is known as the trachea. और इस ट्रेकिया की भाग में देखेंगे कि ये टू ब्रांचेस में बढ़ जा रही हैं. दैट ब्रांचेस इज नोन एज ब्रोंकाई. और ये ब्रोंकाई फिर से ब्रोंक्यूल्स में छोटी छोटी पार्ट्स में ये बढ़ते चली जाती हैं और लास्ट में यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको एल्वोली कहा जाता है. तो चलिए हम लोग इसकी स्टेप से इस रिस्पिरेशन की प्रोसेस को समझने की प्रयास करें. The air is drawn into the bodies through the nostril. The air from the nasal cavity passes into the pharynx, thus the lead to the trachea through a slit. It is known as glottis. मैंने आपको बताया है. In the third stage, the trachea run down to the necks and are divided into the two bronchi, thus lead to the lungs and are further divided into smaller bronchioles. The smallest bronchioles terminate into the alveoli. हम लोगों ने अभी आपको बताया कि ये छोटी छोटी जो पार्ट्स है इसके आगे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनेंगी उसका नाम होता है क्या? एल्वोलिस कहलाता है. आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपने डायग्राम्स के माध्यम से देख रहे हैं. The wall of the alveolis are the thin and covered by the blood capillaries to facilitate the exchange of the gases in the lungs. वहां पर एल्वोलिस के बाद में थीन कैपिलरीज पाई जाती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज होते हैं. दैट इज टू फैसिलिटेट टू एक्सचेंज. यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का इन दी लंग्स. इन एल्वोली द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दैट टेक प्लेस, द CO2 from the blood is replaced with the O2 and CO2 is removed out of the body. In human beings, for the process of the respiration, air is drawn into the lungs by the process of breathing. ये ब्रेथिंग प्रोसेस के द्वारा वो बाहर की ओर एयर कार्बन डाइऑक्साइड एयर पास होती है. When an individual inhale, the diaphragm move down and the chest cavities expand. मैंने आपको रिस्पिरेशन में के अंतर्गत बताया है कि जब आपकी डायफ्राम जो होती है मूव डाउन होगा, द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड एंड द ऑक्सीजन रिच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स. उस समय जब डायफ्राम जो है नीचे की ओर मूव करेगा बिलो साइड्स में, तो लंग्स में क्या होगा? एयर मूव करेगा. व्हेन द इंडिविजुअल एक्सेल, जब पर्सन क्या होते हैं श्वास को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करते हैं, द डायफ्राम रिलैक्स, उस समय डायफ्राम रिलैक्स होते हैं एंड चेस्ट कैविटी मूव बैक and it's the relaxed position and the carbon dioxide rich air is expelled out of the body. और then वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर फिर से वो नेजल कैविटी से होते हुए नेजल ओपनिंग से बाहर की ओर निकल जाता है. उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस जो है वो पॉइंट्स वाइज दिया गया है, आपको याद करने में, आपको समझने में वो काफ़ी हेल्प करेगा. मैकेनिज्म को आप समझने की प्रयास करें. एन एक्सेलेशन, एक्सेलेशन में क्या होता है भाई? दो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन रिच एयर इज इनसाइड देयर द डायफ्राम्स लंग्स. और इस तरह से मूव डाउन आप देख रहे हैं और इस तरह से एक्सेलेशन इज गोइंग ऑन. यहाँ मॉडल आपको लिए दिखाया गया है. मॉडल शोज टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सपायरेशंस एंड इंस्पायरेशन. आप इसमें देखेंगे जब एक्सपिरेशन होगा इसका मतलब एयर हम लोग छोड़ते हैं, उस समय क्या होगा? तो हमारी जो लंग्स है वो सिकुड़ जाती है. दैट इज जब इनहेल करेंगे तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है? एक्सपेल्ड करता है, मतलब वो फैल जाता है. आपने इस बैलून ये दिख रहे हैं, ये बैलून की साइज से हम लोग को पता चल रहा है. आप यहाँ अपनी नाड़ी के देख करके आप इस चीज को समझ सकते हैं. नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? द एयर विद द ब्रीथ
is a mixes of the carbon dioxide and the moisture. That is the activity. The take a test tube and pour the some time of the water into it. आप कहिए कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें लाइम की पानी को डालिए इनसाइड ए प्लास्टिक स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर और लाइम वाटर में आप एक स्ट्रॉ डालिए जैसे कोको कोला वगैरह हम लोग पीते हैं ना उसकी फ्रेश लीजिए और उसमें के अंदर ब्लो कीजिए मतलब फूकिए ओके आप क्या पाएंगे यू ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर इज अ मिल्की दैट वो क्या है तो मिल्की होगा दिस shows that the air we breathe out it contain the carbon dioxide take a mirror आप another activities करके देखिए take a mirror and blow into blow on them on the mirror आप लीजिए सामने एक आईना रखिए और उस पर फूक मारिए the फिल्म्स ऑफ द मॉइस्चर इज द फॉर्म्ड आप देखेंगे कि उस पर मॉइस्चर आ गया मतलब पानी की छोटी छोटी सी बूंदे नजर आने लगी दिस शोज दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इट कंटेन द मॉइस्चर्स एंड द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर रिस्पिरेशन इन एनिमल्स आप अलग अलग तरह की एनिमल्स की अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से आप इसे समझने के प्रयास करें इन ए स्मॉल एनिमल the exchange of the gases take place by the diffusion. For example, amoeba. Through their the overall body surface. In a large animal, there are the organs which they help to the bringing oxygen, the air inside their body, so that the cellular respiration can be take place easily. और बड़े से जानवर में that is the mammals में देखा जाए other animals में देखा जाए तो वहां पर क्या होता है उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो जिसके द्वारा एयर हमारे बॉडीज में जाता है और फिर वहां से फिर बाहर निकलता है इन ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा एंड हाइड्रा ऑक्सीजन इज इंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोस आउट थ्रू द सिंपल प्रोसेस दैट इज द डिफ्यूजन बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अमीबा में रिस्पिरेशन कैसे होगा या हाइड्रा में रिस्पिरेशन कैसे होता है तो आप आसानी से जवाब दीजिएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन in earthworm and the leech skin is organs of the exchange of the gases उसकी अर्थवर्म जो होते हैं अपनी स्किन से वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करते हैं इट इज अ स्मूथ मॉइस्ट एंड रिचली द सप्लाइड विद द ब्लड कहते हैं कि वो क्या होता है कि मॉइस्ट स्किन के द्वारा उनकी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होती है इन अ फिश फॉरेंस crabs and respiratory organs are the gill that must be aquatic animals but the live in a water it have the special organ that is known as gill reach oxygen water enter through the mouth and oxygen deficient water leave through the gill वो माउथ के द्वारा वाटर के साथ में ऑक्सीजन रीच जाता है और उसके द्वारा फिर से क्या होगा गिल से आउट होते हैं इंसेक्ट को देखा जाए तो इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्यूब दैट इज द known as the trachea for the respiration के लिए क्या होगा ट्रेकी होता है this trachees open the surface of their the bodies through their the pore आप देखेंगे कि इनमें जो आप आउटसाइड उसकी वेंट्रल साइड में यदि पलट करके देखें इंसेक्ट को तो वहाँ डॉट लाइक स्ट्रक्चर उसकी लेटरल पोजीशंस पर लेटरल वेंट्रल पार्ट में एक छोटी छोटी सी पोर्स दिखाई देती हैं दैट इज नोन एज द ट्रेकी और उसी पोर्स से वे क्या करते हैं रिस्पिरेशन करते हैं सम एनिमल्स हैव द वेरी वेल डेवलप्ड द स्पॉन्जी ऑर्गन्स द कॉल्ड द लंग और कुछ एनिमल्स में क्या होता है स्पॉन्जी लंग्स होते हैं फॉर द रिस्पिरेशन इन मैमल द स्ट्रक्चर लाइक द डायफ्राम एंड द रिब केज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग मेनी ऑफ द माइट हैव द absorbed and the movement of the rib in cows dogs and a small babies while they are the sleeping आप इस चीज को एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है आपको कि हाउ इज ऑक्सीजन द ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी मैंने इसको इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था चलिए फिर से इस चीज को समझने की प्रयास किया जाए द ब्लड while the passing through the lungs pick up oxygen with the help of the red pigment is called hemoglobin. Hemoglobin
ये इट इज द मेड बाय द टू वर्ड्स, हेमो मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स सोल्यूबल। जिसमें आयरन ग्लोबिन सोल्यूबल हो वो उसको क्या पिगमेंट को कहते हैं हेमोग्लोबिन। और ड्यू टू द आयरन द कलर ऑफ द ब्लड इज द रेड। द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमोग्लोबिन दिया हुआ है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। It also the pick up the sum of the carbon dioxide produced by the cells during the cellular respiration and transport it to the lungs of the expirations. Hemoglobin thus act as a respiratory carrier in our body. Here it is a question. Why the hemoglobin? Why is the blood is known as the respiratory carrier? तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो द पिक अप द सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन and transport it the lungs expiration. So the hemoglobin is called act as a respiratory carrier. Next the term है why do we need the breath out the carbon dioxide? It is a best product for the mammals or human beings. The high level of the carbon dioxide is a very bodies can be toxic. Hence the carbon dioxide the need to be removed. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडीज में यदि रहेगा तो वो टॉक्सिक की तरह, वो टॉक्सिन की तरह, जहर की तरह काम करता है. So we are the remove. It is bound to the lungs and the blood can be then the remove when we exhale. जब एक्सेल करते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास आउट हो जाते हैं. तो बच्चे आप समझ रहे हैं इस चीज़ को. इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. इस चीज़ को ध्यान में आप देखिए, वीडियो को बार बार देखिए. मैं बार बार एक ही चीज़ को आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि आप बराबर देखिए और उसकी इनसाइड क्वेश्चन को ज़रूर निकालिए. आपकी बुक्स से ज़्यादा यूज़फुल होगा ये आपका वीडियो. इसमें सारी चीज़ को, मेन पॉइंट को इकट्ठा किया गया है और इस वीडियो के अंतर्गत दिया गया है. आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी तो वहाँ पर एक एक लाइन की क्वेश्चन होगी, एक एक वर्ड का क्वेश्चन होगा, ऑप्शनल होगा. तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं. सो हमारे प्यारे बच्चे, आप ज़रूर इसे आसानी से इस वीडियो को देखिए और बराबर आप इनसाइड क्वेश्चन को लिखिए. थैंक यू टू ऑल.